बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग विद शुएब। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैक्स से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक बिज़नेस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में इतने तरह के टैक्स हैं कि अगर एक बिज़नेस कोई इंसान बिज़नेस शुरू करता है तो उसमें इतने तरह के टैक्स लगते हैं कि एट द एंड उसे कुछ बचता है या नहीं बचता। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन उस बिज़नेस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो पाकिस्तान में टैक्स की फ़ील्ड में और अकाउंटिंग की फ़ील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने तरह के पाकिस्तान में टैक्स होते हैं और कौन सा टैक्स किसको अदा करना ज़रूरी और कितनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्स के बारे में आपको बताते चलूँ कि टैक्स होता क्या है। टैक्स बेसिकली टैक्स मीन्स एनी अमाउंट चार्जेबल, लेवेबल और पेएबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान में कितने तरह के टैक्स होते हैं? पाकिस्तान में दो तरह के टैक्स होते हैं इनिशियली, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ सूरतें हैं जिसमें सबसे पहले सेल्स टैक्स आता है। सेल्स टैक्स बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो फाइनल कंज्यूमर से लिया जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देखें आगे वीडियो में समझाता हूँ। दूसरा टैक्स होता है वैल्यू एडिशन टैक्स। ये वो टैक्स होता है जब आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की पाकिस्तान में सेल आउट करने के लिए, तो ज़ाहिर है आप उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन रख के वो उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे या उसकी शक्ल को चेंज करेंगे, उसमें रैपिंग करेंगे, एडिशनल कोई चीज़ डालेंगे तो उसकी वैल्यू ऐड होगी। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स लेती है। तीसरे नंबर पे होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। चौथे नंबर पे होता है कस्टम ड्यूटीज़। पाँचवें नंबर पे होता है एनी अदर पेनल्टी और सरचार्ज। इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियोस में हम बात करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता चलूँ। डायरेक्ट टैक्स की मैं आपको मिसाल एक देता हूँ। वीडियो को स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी प्योरली इनकम के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको आपकी सैलरी इनकम से देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो सबसे पहले हमारा अंडर सेक्शन है 149 का, वो उसके अंदर आता है सैलरी इनकम। तो अगर एक पर्सन की बेसिक सैलरी एनुअल इनकम है 4,20,000 और उसको बोनस मिलता है 1,80,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिलता है 12,000 रुपये और अटेंडेंस अलाउंस भी उसको मिलता है 24,000 रुपये और कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है उसको 36,000 रुपये। ये सारी मंथली से एनुअल वर्किंग की गई, आप देख सकते हैं 35,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, 15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो उसकी एनुअल सैलरी बनती है 6,72,000 रुपये। अब उसके ऊपर 3600 रुपये टैक्स उसको देना है। वो किस हिसाब से? वो उस हिसाब से देना है टैक्स उसको कि सैलरी का जो स्लैब है वो है हमारे पास, ये हमारे पास स्लैब है। ये एक सैलरी का इनकम टैक्स कैलकुलेटर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप अपनी सैलरी डालें कुछ भी 1,45,000, ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी बता देगा और मंथली आपकी कितनी कटेगी और एनुअल कितनी कटेगी ये भी बता देगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्सन की एवरेज सैलरी जो बन रही है वो बन रही है 56,000। मैं आपको दिखा देता हूँ, डिवाइड बाई 12, यानी कि 56,000 रुपीज़ की सैलरी जो इसकी बन रही है मंथली। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका टैक्स 3600 रुपये बन रहा है, जो कि मंथली बेसिस पे 300 रुपये इसको लगेगा। तो ये हमने एनुअल वर्किंग की हुई है इसकी। तो टोटल 6,72,000 रुपये की इनकम के ऊपर इसने 3600 रुपये टैक्स दिया और जो नेट सैलरी इसको बचेगी जो वो घर लेके जाएगा वो 6,68,400 रुपये। ठीक है, ये पहला दूसरा स्टेप लगता है जिसका जो टैक्स रेट है वो 5% एक्सीडिंग 6 लाख है। इस टैक्स कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि 0 से 6 लाख रुपए तक एनुअल किसकी इनकम है सैलरी के अगेंस्ट, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, इसी तरह 6 लाख से 12 लाख रुपए तक अगर कोई इनकम है उसकी तो उसको 5% देना है एक्सीडिंग 6 लाख, यानी कि 6 लाख एग्जाम्शन है और बाकी 6 लाख के ऊपर 5%। तो ये वर्किंग में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस इनकम की, जो कि डायरेक्ट टैक्स की दूसरी एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट की है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको देखने में आसानी हो। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन है जिसकी एनुअल सेल है 2 मिलियन
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी 1 मिलियन है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है 1 मिलियन रुपीस। अच्छा, उसके अंदर से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो उसका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 7,50,000 रुपये। उसके बाद उसने टैक्स माइनस किया 17,500 रुपये, तो ये बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये 17,500 रुपये कैसे लिया मैंने? बिजनेस का स्लैब, जो पहला स्लैब लगता है 4 लाख रुपए तक, जैसे सैलरी की 6 लाख रुपए तक एग्जामेशन है ना, इसी तरह बिजनेस इनकम की जो एग्जामेशन है वो 4 लाख रुपए तक है। तो 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक जो 5% एक्सीडिंग होता है 4 लाख, वो स्लैब लगता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से निकाला, तो ये 17,500 रुपये बने, जो कि 7,32,000 रुपये बन रहे हैं। यानी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है वो 7,32,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ हम हेड्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं कि अगर इनकम कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी पहली टाइप की इनकम होती है सैलरी इनकम। इसके बाद होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी वो इनकम जो आप प्रॉपर्टी से कमाएं। इसका मतलब ये है कि आपने आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ है और आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, जिससे रेंट आता है, वो आपकी इनकम होती है। वो इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो आपको मैंने यहाँ पे मिसाल दे के समझाई, ये वाली दूसरी मिसाल, कि अगर एक पर्सन बिजनेस करता है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस साल के एंड में बनाता है वो, तो ये उसकी प्योरली बिजनेस इनकम कहलाएगी, 7,32,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह चौथे नंबर में हमारी जो इनकम आती है वो आती है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है? वो मैं आपको एक शॉर्टली बताता चलूँ। कैपिटल गेन वो होता है जो हमने कोई स्टॉक परचेज किया मार्केट से। फॉर एग्जांपल हमने टपाल डी के शेयर्स ले लिए। अब टपाल डी के शेयर्स अगर आपने 100 शेयर्स लिए 120 के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू बनी 12,000 रुपये। ये आपकी परचेज प्राइस थी। लेकिन अगर आपने इसी 100 शेयर को 200 रुपये के हिसाब से कल को सेल आउट कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या बनी? 20,000 रुपये। इट्स मीन कि आपने जो शेयर्स 12,000 रुपये का लिया था वो आपने 20,000 रुपये में सेल आउट कर दिया। ये कहलाता है कैपिटल गेन। ये जो गेन आपको हुआ, ये होता है कैपिटल गेन। ठीक है, इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो मैं आपको बनाऊंगा और प्रॉपर इसके ऊपर मैं इसका टैक्स क्या लगता है वो मैं आपको बता के दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये कैपिटल गेन क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी टाइप्स ऑफ इनकम आती है वो आती है इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्स, यानी वो कोई भी इनकम जो इन चार रिसोर्सेज के अलावा आपने हासिल की हो, उसको इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर सेपरेटली वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं एफबीआर की रजिस्ट्रेशन की। अगर एफबीआर के अंदर एक पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसकी चार तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पहली टाइप की जो रजिस्ट्रेशन है वो है सैलरी इंडिविजुअल, यानी इस पर्सन की जो इनकम फ्रॉम इनकम सोर्स है वो सैलरी है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी। दूसरे टाइप की जो रजिस्ट्रेशन हो सकती है वो बिजनेस इंडिविजुअल हो सकती है। ऑब्वियसली जिस तरह एक पर्सन की सिर्फ प्योरली सैलरी इनकम हो सकती है, उसी तरह किसी एक पर्सन की बिजनेस इनकम भी हो सकती है। तीसरे टाइप की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है कंपनी। जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है उसे हम कंपनी कहते हैं। चौथे टाइप की जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो है एओपी। इसका मतलब है पार्टनरशिप, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं कुछ मिसाल दे के समझाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स की मिसाल सबसे पहले मैं आपको देके समझाता हूँ कि जिस पर्सन की सैलरी अगर इनकम है सिर्फ, तो उसके ऊपर टैक्स क्या अप्लाई होगा और उसका टैक्स कैसे कटेगा, उसकी एंट्री क्या बनाएगा एम्प्लॉयर। देखिए, अगर जिस शख्स की हमने बात की कि उसकी 56,000 रुपीज़ मंथली सैलरी है, जो कि सालाना 6,72,000 रुपये बनती है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? जब एम्प्लॉयर उसको सैलरी देगा तो उसकी एंट्री बनाएगा 56,000 रुपीज़ मंथली बेसिस के ऊपर, डेबिट विथ होल्डिंग पेएबल क्रेडिट और सबमिट बैंक क्रेडिट। यानी कि विथ होल्डिंग पेएबल एज अ लाइबिलिटी उसने क्रेडिट की है और बाद में उसको वो अदा कर देगा एफबीआर को विथ होल्डिंग पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये प्योरली मिसाल हो गई डायरेक्ट टैक्स की। अब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल हम बात करते हैं, जो कि हमने कहा कि हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला होता है सेल्स टैक्स। उसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स टैक्स वो अमाउंट होती है जो इनडायरेक्टली आपके ऊपर इम्पोज की गई है
फॉर एग्जांपल ये शख्स है जिसकी बिजनेस इनकम यहाँ पर हो रही है 2 मिलियन, 2 मिलियन की इसने सेल की है, लेकिन जब इसने सेल की एंट्री बनाई होगी तो इसने सेल की एंट्री क्या बनाई होगी, इसने सेल की एंट्री ये बनाई होगी, ये सेल रेवेन्यू 2 मिलियन से क्रेडिट, सेल्स टैक्स आउटपुट 3 लाख रुपए, 3,40,000 रुपये, सेल्स टैक्स आउटपुट 3,40,000 रुपये, और अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर अली 23,40,000 रुपये। और बाद में इसने इस टैक्स को एफबीआर को जब जमा कराया तो उसने बनाया होगा सेल्स टैक्स, एफबीआर डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो यानी कि इसने 3,40,000 रुपये कस्टमर से लिए और एफबीआर को जमा करा दिया। ये सेल्स टैक्स की मिसाल हो गई जो मिस्टर अली जो के परचेज़र हैं उसने बेयर किया। कैसे बेयर किया, सेम वे में हम जाएंगे। जाहिर सी बात है जब इन्होंने सेल की तो किसी की तो परचेज़ हुई होगी, तो मिस्टर अली ने सेम टाइम में क्या एंट्री बनाई होगी कि परचेज़ 2 मिलियन रुपीज़ से डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट 3,40,000 रुपये से, और अकाउंट पेबल मिस्टर अहमद 23,40,000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, तो यानी कि ये जो 3,40,000 रुपये जीएसटी की अमाउंट बन रही है ये मिस्टर अली से मिस्टर अहमद ने लेके उसको एफबीआर को जमा करा दिया, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।